गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में बीएड सेकंड ईयर में ज्ञान भाषा एवं पाठ्यचर्या विषय में भाषा एवं पठन अवरोध में गहन पाठ की जो विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। गहन पठन की विशेषताएं यह कुछ बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। नंबर 1, यह पठन कक्षा पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु को गहनता से समझा जाता है। छात्र पठन में भाषागत एवं शब्दार्थगत सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और समझकर इन बिंदुओं को पढ़ता है। छात्र पाठ्य वस्तु की रचनात्मक बारीकियों जैसे व्याकरण, संवाद प्रणाली पर भी ध्यान केंद्रित करता है। छात्र मुख्य शब्दावलियों की पहचान करता है। छात्र पाठ्य वस्तुओं को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें पाठ्य वस्तु का ध्यानपूर्वक संपूर्ण पठन बार बार किया जाता है। गहन पाठ का उद्देश्य भाषा का स्पष्ट ज्ञान कराना होता है कि न केवल पढ़ने की कुशलता का अभ्यास कराना। कक्षा पठन में यह अधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि होती है कि बार बार पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए और जितना वे निरंतर अभ्यास करेंगे उतना ही वे गहनता के साथ अर्थ भी उसका ग्रहण करेंगे। गहन पाठ में एक छोटी पाठ्य वस्तु का पठन गहन सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। भाषा वैज्ञानिक मेके 1968 ने गहन पठन के उद्देश्यों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक रीडिंग इन सेकंड लैंग्वेज में कहा है कि अध्यापक के लिए एक पठन कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों की समझ का परीक्षण करना न होकर अधिकतम समय इस प्रशिक्षण पर दिया जाए कि छात्र ने जो भी पढ़ा उसका अवबोध करने का कौशल उसमें विकसित हो सके। शिक्षक की भूमिका पठन जो गहन पठन होता है उसमें शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। शिक्षक की भूमिका छात्रों द्वारा गहन पठन प्रक्रिया को अपनाने में शिक्षक की भूमिका निम्नवत होती है। जैसे पॉइंट नंबर 1 उन्होंने बताया है कि छात्रों के अनुरूप कठिनाई स्तर वाली पाठ्य सामग्री का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षक उन पाठ्य सामग्री का चुनाव करता है जो वांछित कौशल विकास में सहायक हो। गहन पठन से पूर्व, मध्य एवं उसके पश्चात शिक्षक द्वारा ही छात्रों को दिशा निर्देश दिया जाता है। शिक्षक छात्रों को स्वतः ही कार्य करने हेतु तैयार करता है। गहन पठन के मध्य शिक्षक बिना उत्तर बताए छात्रों को प्रेरित करता है। इस प्रकार से शिक्षक छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और उसमें जागरूकता पैदा करता है पढ़ाई के प्रति और अर्थ समझने के प्रति। गहन पठन के कुछ लाभ भी होते हैं और इसके लिए इसके जो लाभ हैं वो बताए गए हैं।
गहन पठन के लाभ। ठीक है, गहन पठन छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक है, जिसके बिना छात्र उच्च स्तरीय ज्ञान एवं अवबोध प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। गहन पठन से संबंधित कुछ निम्नलिखित लाभ बताए हैं जो निम्नवत हैं। जैसे गहन पठन के अभ्यास से छात्र वाक्य संरचना, शब्दकोश, मुहावरे आदि का ज्ञान एवं इनके यथा योग्य प्रयोग करना और प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा है, गहन पठन द्वारा छात्रों का किसी भी भाषा पर नियंत्रण सुगमता से विकसित किया जा सकता है। तीसरा है, गहन पठन वैयक्तिक रूप से छात्र के अवबोध स्तर को भी स्पष्ट करता है, जिसके आधार पर उस छात्र का भाषा पर अधिकार आकलंकित किया जा सकता है। वहीं चौथे नंबर पे है, गहन पठन के अभाव में छात्र किसी भी विषय को प्रभावपूर्ण तरीके से समझने में असमर्थ होते हैं। वहीं उन्होंने गहन पठन की कुछ सीमाएं भी बताई हैं, जिनका भी पाठ्यक्रम में होना आवश्यक है। गहन पठन की सीमाएं। गहन पठन की सीमाएं। पाठ्य वस्तु का आकार छोटा दिए जाने के कारण वास्तविक पठन अभ्यास भी कम हो पाता है। कक्षा में एक समान पाठ्य वस्तु का पठन सभी छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग गति से करते हैं। जो तीव्र गति से पढ़ते हैं, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, उनकी जो गति है पढ़ाई की वह तीव्र गति से होती है, पर जो सामान्य वर्ग के और मध्य बुद्धि वर्ग के जिनकी गति पढ़ाई में कम होती है, वह तीव्र गति से ना पढ़ के मध्य गति से इन वस्तुओं का और ज्ञान को ग्रहण करते हैं। वहीं जिसके कारण कक्षा में अवबोध में एक रूपता का भी अभाव होता है। कुछ बच्चे तीव्र गति से पढ़ते हैं तो कुछ बच्चे मध्य गति से। इस प्रकार से जो समझने की स्थिति है छात्र की, जो बच्चों की क्षमता है, उसमें भी परिवर्तन होता है। प्रस्तुत की गई सामग्री का चुनाव शिक्षक द्वारा होने के कारण इसका छात्रों की रुचियों के अनुरूप होना सुनिश्चित नहीं हो सकता। छोटी पाठ्य सामग्री से भाषा पर अधिकतर शीघ्रता से छोटी सामग्री का भाषा पर अधिकार शीघ्रता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। छात्रों का ध्यान उनके अवबोध के परीक्षण पर अधिक केंद्रित हो जाता है, जिससे पाठ्य सामग्री में उनकी रुचि भी कम हो जाती है। इसीलिए गहन पठन की जो सीमाएं हैं वह भी सही होनी चाहिए और उन्हें पठन के लिए भी ज्यादा सीमाओं में बांधना सही नहीं है। व्यापक पठन। व्यापक पठन लंबी पाठ्य वस्तु को आनंद के लिए पढ़ना एवं उसका संपूर्ण अर्थ जानना व्यापक पठन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी लंबी पाठ्य वस्तु को पढ़ना और उसका जितना भी भावार्थ है उसके अर्थ को समझना और आत्मसात करना व्यापक पठन कहलाता है। पठन वैज्ञानिक तकनीकी पठन शामिल है और व्यापक पठन इसका
प्रयोग अधिक सामग्री को धारा प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ पाठ्य सामग्री किसी अन्य साध्य की प्राप्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त होती है और इसमें आनंद के लिए पठन, व्यावसायिक पठन, वैज्ञानिक तकनीकी पठन शामिल है और व्यापक पठन अधिक व्यापक एवं शैक्षिक माना जाता है। हैरोल्ड पाल्मर ने 1917 ने ब्रिटेन में एवं माइकल वेस्ट ने भारत में द्वितीय भाषा सीखने में व्यापक पठन का विकास और उसके विकास को प्रोत्साहित किया एवं उसे महत्वपूर्ण भी माना। ब्राउट ने 1978 में व्यापक पठन को द्वितीय भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण माना है। व्यापक पठन की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो निम्नवत हैं। व्यापक पठन की विशेषताएं। व्यापक पठन की जो विशेषताएं हैं वे निम्न बिंदुओं द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। व्यापक पठन प्रक्रिया पाठ्य सामग्री क्रियाओं के रूप में कक्षा कक्ष के बाहर अपनाई जाती है। छात्र अपनी क्षमता व इच्छानुरूप पढ़ते हैं। छात्रों के समक्ष विषय वस्तु के चुनाव की स्वतंत्रता रहती है। छात्र पाठ्य वस्तु को रुचि के लिए अथवा सूचनाओं की सामान्य जानकारी के लिए पढ़ते हैं। व्यापक अध्ययन स्वयं में एक पुरस्कार होता है। व्यापक पठन में भाषाई जटिलता छात्रों की अक्षमता के अनुरूप रखी जाती है और यह पठन अधिक व्यक्तिगत और शांत होता है। पढ़ने की गति गहन पठन में तीव्र रहती है। अध्यापक छात्रों के उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। एक ही प्रकरण पर एक से अधिक पाठ्य सामग्री पढ़ने से छात्रों के ज्ञान की पृष्ठभूमि सुदृढ़ हो जाती है। और अंत में है समाचार पत्र पत्रिकाएं अच्छी पठन सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। यह सब व्यापक पठन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिनके द्वारा व्यापक पठन हमारे साथ हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और पूर्ण रूप से प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक बात का गहन पठन कर सकते हैं और उसका अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं। अब है शिक्षक की भूमिका। व्यापक पठन का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, तथापि इसमें शिक्षक की मुख्य भूमिका छात्रों को उनकी रुचि की सामग्री उपलब्ध कराना होती है। शिक्षक छात्रों के स्तर के अनुरूप पुस्तकें या अन्य पाठ्य सामग्री के चयन में उनकी सहायता करता है। छात्र यदि किसी शब्द का सही अर्थ नहीं जानता है तो उसे छोड़ दिया जाता है और उस स्थान पर शिक्षक कोई दखल नहीं देता है। छात्र के पढ़ने से पूर्व शिक्षक उसमें रुचि उत्पन्न करने हेतु उस पाठ्य वस्तु के संबंध में कुछ रोचक बातें भी बता सकता है, परंतु यह ध्यान रखता है कि कहीं इस जिज्ञासा की उत्पत्ति में
पढ़ने की आवश्यकता समाप्त न हो पाए। अब छात्र की भूमिका व्यापक पठन में किस प्रकार बताई है? पढ़ने की योग्यता का विकास करना प्रत्येक छात्र की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। छात्र पठन क्रिया के अंतर्गत शब्दार्थ जानने के लिए किसी शब्दकोश की सहायता नहीं लेता। ऐसा वह अपनी गति व रुचि के साथ करता है, परंतु अपनी प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। और व्यापक पठन के लाभ हैं। व्यापक पठन से छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास होता है, उन्हें पढ़ने हेतु प्रेरणा मिलती है और पढ़ने के जो कौशल हैं उनका भी विकास उनमें होता है। आज उनका इस व्यापक पठन से उनमें आत्मविश्वास भी उनका बढ़ता है। इससे छात्र एक स्वतंत्र पाठक बनने की योग्यता प्राप्त कर पाता है। ज्ञान की वृद्धि के साथ उसके पठन अवबोध में सुधार होता है, जो उसे भाषा पर स्वामित्व की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। पठन की कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं, जैसे व्यापक पठन समय व धन की दृष्टि से अधिक खर्चीला होता है। छात्रों को रुचि के अनुरूप पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना मुश्किल होता है। उसी प्रकार छात्र अधिकतम व्यापक अध्ययन में बोध के स्थान पर पृष्ठों की संख्या पर अधिक बल देते हैं। जिन शिक्षकों को व छात्रों को गहन अध्ययन की आदत पड़ जाती है, वे व्यापक अध्ययन को महत्वपूर्ण नहीं समझते, जिससे इसका सही लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं।